नमस्कार मित्रों, सभी साथी जुड़ जाएं और इस लाइव सेशन को सभी शेयर कर दें। सभी साथी अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि सभी साथियों को बता सके हम और इस सीरीज को आगे बढ़ा सके। तो आप सभी जुड़ गए होंगे, आशा करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि मैं आपके लिए राजस्थान कला और संस्कृति में 3000 प्लस प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से। आज उस सीरीज का पहला एपिसोड यानी पहली क्लास आप सभी साथियों के सामने प्रेजेंट होगी। साथियों, इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पहले आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उस प्रश्न को आप स्क्रीन के माध्यम से पढ़ पाओगे। उस प्रश्न को पढ़ने के पश्चात आप सभी साथी कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर दें ताकि मैं उसका सही उत्तर आप तक पहुंचा सकूं। उस प्रश्न से संबंधित जितने भी प्रश्न अपने बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें सभी साथी। और आज अपन शुरुआत करें इसकी। गुड आफ्टरनून हरीश, शिवानी, कमलेश, नमस्ते, नीरज, आशु, हिमांशु, माहीलाल, आप सभी साथियों का स्वागत है। और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी जो अपने परिचित हैं वो सभी साथी जुड़ पाए इस क्लास के माध्यम से और इस क्लास का आनंद ले पाए। तो शुरुआत करें साथियों। आज का पहला प्रश्न देखते हैं अपन इस सीरीज के माध्यम से और आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न साथियों, आप आराम से शांति से इस प्रश्न को पढ़ें, फिर उसके बाद में इस प्रश्न का उत्तर दें। मैं आपके साथ पढ़ता हूं इस प्रश्न को। अपना आज का प्रश्न है पहला कि केसरिया बालम जो गीत है, आओ पधारो म्हारे देश, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश को अल्लाह जिला बाई ने किस गायन शैली में गाया। अब ये प्रश्न आपका है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए साथियों। पहला ऑप्शन है भोपाली, एक ऑप्शन है पीलू, एक आपका ऑप्शन है मांड और एक आपका ऑप्शन है साथियों मेघ। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे से देंगे। यस यस, सभी लोगों का आंसर लगभग अभी तक जो आया है वो सी ऑप्शन आया है। और आप सभी का आंसर जो सी आ रहा है, सभी लोगों द्वारा जो आंसर दिया जा रहा, देखते हैं अभी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा एक बार। और आप इस क्लास को सभी शेयर कर दें, लाइक जरूर करें और सभी साथी हो सके तो मोटिवेशनल कमेंट्स करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और उस मोटिवेशन के माध्यम से मैं आपको ये राजस्थान कला और संस्कृति थ्योरी और एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से पूरी A to Z चीजें आपको मैं याद करवा सकूं। तो शुरुआत करें अपन। सबसे पहला जो प्रश्न है साथियों अपना, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। सबसे पहले शुरुआत इससे करते साथियों अपन कि केसरिया बालम जो गीत इसने लिखा कि ये क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। आप याद रखना, केसरिया बालम गीत अपने राजस्थान का राज्य गीत है। कैसा गीत है? राज्य गीत, यानी राजस्थान सरकार द्वारा इसको अपने प्रतीक चिन्ह में स्थान दिया गया और ये राजस्थान का राज्य गीत बनाया गया। साथियों, राज्य गीत होने के नाते ही इस केसरिया बालम गीत को अपने रजवाड़ी गीत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? रजवाड़ी गीत। तो राजस्थान का राज्य गीत पूछा जाए, रजवाड़ी गीत पूछा जाए, उस गीत का नाम क्या है? केसरिया बालम गीत। अब आगे की चर्चा मैं करूं साथियों, ये वाला जो गीत है अपना कौन गाती है साथियों? इस गीत को वो महिला गाती है जिस महिला का जो कोई पति, इसका जो पति है, इसकी जो विवाह जिस व्यक्ति के साथ हुआ, अगर मान लीजिए कि इसका पति अपने किसी कार्य के लिए यानी आजीविका या रोजगार के लिए कहां चला गया? परदेश। अब किसी महिला का पति जब वो परदेश चला गया, अब इस महिला को पता है कि ये मेरा पति परदेश जा चुका है, तो ये 1-2 सालों में, 5 साल में, 10 साल में ऐसे आएगा। तो वो महिला क्या करती है कि अपने पति का इंतजार करती है और अपने पति का जो इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है, उस समय उस महिला द्वारा जो परदेश गए हुए पति की प्रतीक्षा में जो गीत गाया जाता, उस गीत का नाम है केसरिया बालम गीत। साथियों, अगला प्रश्न में मैं बात करूं कि ये वाला जो प्रश्न ये दिया गया कि अल्लाह जिला बाई ने इस गीत को कौन सी गायन शैली में गाया। अब पहले इसकी गायन शैली देख लेते हैं। केसरिया बालम ऐसा गीत है साथियों जिसको अपने मांड गायन शैली में गाया गया। कौन सी शैली में गाया गया? मांड गायन शैली। अब देखें आप, मांड गायन शैली क्या होती है? अपना जो 10वीं 11वीं जो शताब्दी थी, इस 10वीं 11वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड यानी समय था,
इस 10वीं 11वीं शताब्दी में राजस्थान में एक जिला है अपना साथियों, सबसे बड़ा जिला राजस्थान का, उसका नाम है अपने जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। 10वीं 11वीं शताब्दी में इस राजस्थान के जैसलमेर जिले को पहले मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किस क्षेत्र के नाम से? मांड क्षेत्र। अब मांड क्षेत्र के नाम से जो जाना जाता था ना, इसी मांड क्षेत्र में जो विकसित हुई गायन शैली, उसको नाम दिया अपन ने मांड गायन शैली। तो केसरिया बालम गीत को कौन सी गायन शैली में गाया जाता? मांड गायन शैली में। अब इसका प्रश्न आप ध्यान से पढ़ें, ये पूछ रहा कि अल्लाह जिल्ला बाई ने किस गायन शैली में गाया। मैंने अभी आपको बताया केसरिया बालम गीत को कौन सी शैली में गाया जाता? मांड गायन शैली। क्या होती है? तो 10वीं 11वीं शताब्दी में जैसलमेर जिले को मांड क्षेत्र कहा जाता था। इस क्षेत्र में विकसित हुई गायन शैली को क्या नाम दिया गया? मांड गायन शैली। और उसी मांड गायन शैली में अपने राजस्थान के बीकानेर जिले की रहने वाली एक महिला साथियों, और उस महिला का नाम है अपने अल्लाह जिल्ला बाई। क्या नाम है? अल्लाह जिल्ला बाई। इन अल्लाह जिल्ला बाई ने अपने जो केसरिया बालम गीत है, इसको कौन सी शैली में गाया? मांड गायन शैली। आगे की मैं और चर्चा करूं, एक प्रश्न और आता साथियों, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि केसरिया बालम जो गीत है ना, इसको सबसे पहली बार यानी सर्वप्रथम बार किस महिला के द्वारा गाया गया था? साथियों आप याद रखें, उस महिला का नाम था अपने मांगीबाई आर्य। क्या नाम था? मांगीबाई आर्य। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मांगीबाई जो आर्य राजस्थान के कौन से जिले से बिलोंग करती है? इनका संबंध अपने राजस्थान के उदयपुर जिले से। कौन से जिले से? उदयपुर। तो मांगीबाई आर्य उदयपुर वाली जो है केसरिया बालम गीत को मांड गायन शैली में पहली बार गाती है, लेकिन अपने सामने नाम क्या दिया हो? अल्लाह जिल्ला बाई। अब ये अल्लाह जिल्ला बाई जो अपन पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह जिल्ला बाई साथियों अपने राजस्थान के बीकानेर जिले की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? बीकानेर। अब ये बीकानेर की रहने वाली है, इसके द्वारा क्या किया गया कि अपने जो केसरिया बालम गीत है ना, इस गीत को सर्वाधिक बार गाया गया। कितनी बार? सबसे ज्यादा बार। तो प्रश्न आ जाए कि केसरिया बालम गीत को सर्वाधिक बार किसने गाया था? उस महिला का नाम अल्लाह जिल्ला बाई है, जो बीकानेर की है। और आपसे पूछा जाए सबसे पहले किसने गाया, उस गीत का नाम केसरिया बालम गीत, और पहली बार गाने वाली महिला का नाम क्या? मांगीबाई है, जो राजस्थान के कौन से जिले की? अपने उदयपुर जिले की है। फिर मैं आगे बात करूं, इस गीत को कौन गाती? तो वो महिला गाती है साथियों जिसका पति कहाँ हो? परदेश में, और वो महिला उस पति के परदेश जो गया हुआ उसकी प्रतीक्षा में कौन सा गीत गाती? केसरिया बालम। तो इस पहले प्रश्न का जो अपना आंसर होगा साथियों, और पहले प्रश्न का जो आंसर हम दे रहे हैं वो अपना पहला आंसर होगा, इसका सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। और क्या आंसर आएगा? मांड। जैसा कि आप सभी ने इसका आंसर बताया, मुझे पता है कि आप सभी लोग मेरे से पढ़े हुए हैं, अधिक लोग इसमें जो आंसर दे रहे हो, और मुझे बहुत खुशी है, गर्व होता है आप लोगों पर कि जो मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाया था वही सब चीजें आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। तो आप रोजाना इस क्लास के सेशन को ध्यान रखें, और 3 बजे का अपना समय रहेगा कंटिन्यू, जिस पर इसी तरीके से रोजाना अपन प्रश्नों की बात करेंगे। आगे बात करें साथियों दूसरे प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों कि गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? क्या नाम आया? गौरी देवी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई? तो साथियों पहले ऑप्शन पढ़े इसका। एक गायन शैली होती है जिसका नाम है लंगा, एक गायन शैली होती है जिसका नाम है मांगलियार, एक का नाम है मांड, और एक गायन शैली होती है जिसका नाम होता है तालबंदी। मैं आपको इन चारों गायन शैलियों के बारे में भी डिस्कस करूंगा, और इस प्रश्न का उत्तर भी हम लोग देखेंगे। पहले आप इसका उत्तर कमेंट करें ताकि मैं भी आप लोगों का सभी का उत्तर इसमें देख सकूं और आपको बता सकूं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी। सी आंसर आ रहा है अभी तक, बहुत अच्छी बात है। सूरज चौधरी, हिमांशु, नीरज, वेरी गुड। साथियों इसका जो प्रश्न जो पूछा गया गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी, साथियों इसका आंसर भी अपने होगा मांड गायन शैली। अभी मैं आपको बता रहा था, अब मैं आपको सारे गायन शैली के जितने भी कलाकार हैं ना वो सबकी बातें करता हूं। सबसे पहले मैं इसका पोस्टमार्टम करूं साथियों, गौरी देवी अपने राजस्थान में 2 हैं, यानी राजस्थान में गौरी देवी नाम की 2 महिलाएं हैं। एक गौरी देवी तो राजस्थान के पाली जिले की रहने वाली है, और एक गौरी देवी और है साथियों अपने राजस्थान में जो अपने बीकानेर जिले से निवास करती है। कहाँ की रहने वाली? बीकानेर। तो एक पाली की है और एक कहाँ की है? बीकानेर। देखें आप, बीकानेर वाली जो अपने गौरी देवी है, इस गौरी देवी को अपने राजस्थान में मांड मल्लिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मांड मल्लिका कहा जाता है।
अब मांड मल्लिका का मतलब क्या होता? मांड तो गायन शैली, मल्लिका का मतलब कि वो गायन शैली जिसकी सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में जो विख्यात है, उस महिला कलाकार का नाम गौरी देवी, जो राजस्थान के बीकानेर जिले से निवास करती है। और बीकानेर वाली जो गौरी देवी, इसको क्या कहा जाता है? मांड मल्लिका। ऐसे एक गौरी देवी और कहाँ की है? पाली। अभी और चर्चा करें साथियों, एक महिला का नाम आया था, उस महिला का नाम था अपने अल्लाह जिल्लाबाई। क्या नाम था साथियों? अल्लाह जिल्लाबाई। मैं इस महिला की बात करूं तो अल्लाह जिल्लाबाई अपने राजस्थान में कहां की रहने वाली? बीकानेर जिले की। कहां की है? बीकानेर। एक प्रश्न और पूछा जाएगा साथियों की ऐसी मांड गायिका बताइए जिसके द्वारा बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह के दरबार में नृत्य गायन के लिए भाग लिया गया। ऐसी महिला कलाकार का नाम भी क्या? अल्लाह जिल्लाबाई, जो अपने गंगा सिंह जी के दरबार में भाग लिया करती थी। बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह। अगली मैं बात करूं साथियों की, जो अल्लाह जिल्लाबाई है, इनका जो उपनाम पूछा जाए तो इनको राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों इनको? राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। मरु कोकिला। अब राजस्थान की मरु कोकिला क्यों कह रहे हैं? एक बात समझा, मरु का मतलब होता है साथियों मरुस्थल। क्या मतलब होता है? मरुस्थल। अब आपको यह ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान का बीकानेर जिला क्या मरुस्थल में आता है? वास्तव में आता। मरुस्थल में कौन से जिले आते हैं? जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है वो सब जिले किस में आते हैं? मरुस्थल में। तो बीकानेर मरुस्थल में आता। कोकिला का मतलब क्या होता है? कोयल जैसे स्वरों में गाने वाली जो महिला होती, उसके लिए शब्द प्रयोग में लिया जाता है, उसको कहते हैं अपन कोकिला। तो राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता। अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर से रिलेटेड है, गंगा सिंह जी के दरबार में भाग लिया करती थी। एक और प्रश्न है साथियों, ये अल्लाह जिल्लाबाई जो है, इनको मांड गायन शैली के लिए अपने भारत सरकार द्वारा 1982 में 1982 ईस्वी में एक पुरस्कार से नवाजा गया था। उस पुरस्कार का नाम था साथियों पद्मश्री। क्या नाम था? पद्मश्री। तो प्रश्न आ सकता है राजस्थान की वो प्रसिद्ध मांड गायिका जिन्हें 1982 में अपने मांड गायन शैली के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, ऐसी महिला कलाकार का नाम है अल्लाह जिल्लाबाई। और बात करूं मैं साथियों, एक प्रश्न और पूछा जाता, और अल्लाह जिल्लाबाई का एक प्रश्न और आता कि इनके जो गुरु थे, संगीत गुरु, उनका नाम क्या था? तो साथियों आप ध्यान रखना, इनके गुरु का नाम था उस्ताद हुसैन बख्श। क्या नाम था? देखें, उस्ताद हुसैन बख्श। ये प्रश्न भी अपने एग्जाम में पूछा हुआ। तो आपसे पूछे अल्लाह जिल्लाबाई के गुरु का नाम क्या था? उस्ताद हुसैन बख्श। ये तो बात हुई इनकी। और बात कर ले, एक साथियों अपने एक और कलाकार है अपने इस मांड गायन शैली की, और उस महिला का नाम है बतुल बेगम। क्या नाम है साथियों? बतुल बेगम। अब मैं बतुल बेगम की बात करूं साथियों, तो ये बतुल बेगम अपने राजस्थान के जयपुर जिले से निवास करती है। अब बतुल बेगम जयपुर जिले की रहने वाली, क्या विशेष है उनके बारे में? ये राजस्थान की ऐसी मांड गायिका है साथियों जिन्हें 8 मार्च 2021 में, अब थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई 8 मार्च को ऐसा विशेष क्या है, तो आप लोगों ने अगर ध्यान हो तो 8 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है साथियों। उस दिवस का नाम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए साथियों तो ये 13 फरवरी को मनाते, जो अपने भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, उनके जन्म उपलक्ष्य में मनाते अपन राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते 8 मार्च। इसी 8 मार्च 2021 में जो अपने राजस्थान की जो प्रसिद्ध मांड गायिका बतुल बेगम है जयपुर वाली, इनको अपने एक पुरस्कार से नवाजा गया था, और इनको जो पुरस्कार दिया गया था उसका नाम था नारी शक्ति पुरस्कार। क्या नाम था? नारी शक्ति पुरस्कार। तो नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया ऐसी महिला कौन है? बतुल बेगम। और बात करें, एक और प्रसिद्ध कलाकार है साथियों, उस कलाकार का नाम है बन्नो बेगम। और बन्नो बेगम का संबंध पूछा जाए कि ये कहाँ की है, तो ये भी मांड गायन शैली की कलाकार है जो अपने जयपुर की है। और बात करूं मैं, इस बतुल बेगम के बाद में आपका एक कलाकार है और एक और मांड गायिका कलाकार जिसका नाम है अपने साथियों जमीला बानो। और जमीला बानो की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले से निवास करती। तो जमीला बानो का संबंध जोधपुर, बन्नो बेगम जयपुर। ये जितने भी कलाकार मैंने आपके सामने लिखे, सभी कलाकारों का संबंध किस गायन शैली से है? मांड। अब एक और आपको मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगा साथियों, और ये करंट का प्रश्न है साथियों। एक प्रश्न बन सकता है, ये एक कलाकार है जिसका नाम है मोहम्मद अली, और इन्हीं के छोटे भाई है जिनका नाम है गनी मोहम्मद। क्या नाम है साथियों? मोहम्मद अली और गनी मोहम्मद। ये मोहम्मद अली और जो गनी मोहम्मद है ना, ये दोनों भाई अपने बीकानेर जिले के रहने वाले हैं। और बीकानेर जिले में एक गांव पड़ता साथियों, उसका नाम है तेजरासर गांव। ये दोनों भी मांड गायन शैली के कलाकार हैं। अभी करंट में कैसे हैं साथियों? इसलिए है कि इनको भारत सरकार द्वारा 2024 का भी मांड गायन शैली के लिए दोनों भाइयों को संयुक्त रूप से पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो सभी कलाकार जितने मैंने आपके सामने लिखे, इन सभी कलाकारों का संबंध किस गायन शैली से? मांड गायन शैली। और एक मैंने भी पिछले सवाल में आपको बताया था,
मांगी भाई आदि उदयपुर वाली, जिसने केसरिया वालम गीत को पहली बार गाया था वो अपने भी उदयपुर वाली है, वो भी किस गायन शैली से है? मांड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथियों को, हाँ बिल्कुल, नेहास का प्रश्न है कि वसुंधरा राजे का जन्मदिन, यस, आपने राजस्थान की जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी है वसुंधरा राजे जी, और राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही, उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है उस दिन। सही है, बिल्कुल आपका प्रश्न एकदम करेक्ट है। चले साथियों आगे, आप सभी को अच्छा समझ में आ रहा होगा। एक बार और इस क्लास को जरूर अपने मित्रों तक शेयर करना और सभी साथियों तक जरूर पहुंचाए, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अपने एग्जाम की दृष्टि से बनते सारे प्रश्न मैं आपके सामने सोल्व करवाऊंगा, और आप सभी साथी जरूर इस क्लास को देखकर बहुत ही मोटिवेशन आपके अंदर आएगा जो आपको अपनी तैयारी तक पहुंचाएगा। साथियों एक बात जरूर ध्यान रखें कि जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में किस लेवल का बन सकता है, वो सभी चिंताएं आप मुझ पर छोड़े। मैं आपको राजस्थान कला और संस्कृति जो भी है वो पूरी याद करवाने की कोशिश करूंगा। आगे चले साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न पढ़िए पहले। एक गीत का नाम पूछ रहा है जिसका नाम है सारंग संगीत, कि सारंग जो संगीत है ये किस समय गाया जाता। अब कुछ समय लिखे हुए, सुबह वाला समय प्रातः है, शाम वाला समय है साई, एक समय है दोपहर का, और एक समय अपने रात्रि का। साथियों एक नया प्रश्न है और आपसे पूछा रहा है कि सारंग जो संगीत है ये किस समय गाया जाता। आप थोड़ा ध्यान रखें, सारंग संगीत को अपने दोपहर के समय गाया जाता है। किस अवसर पे? तो दोपहर। तो प्रश्न आ जाए कि दोपहर के समय राजस्थान में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता? उस गीत को अपने नाम से जाना जाता, उसका नाम क्या है? सारंग संगीत। आगे चले साथियों, एक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। देखें आप, इसमें मांड गायन शैलियों के जो कलाकार हैं उनके नाम लिखे हुए और उनके जिले को मिलाया गया है। अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा युग्म अपने असंगत है। अभी बहुत सारे साथियों का आंसर आ रहा है इसका, अभी देखकर अपन बताएंगे। मैंने भी आपको सब कुछ बताया पिछले प्रश्न में, आप आराम से इसका आंसर बता सकते हो। देखिए पहले, अभी मैंने आपसे कहा था साथियों कि अल्लाह जिला भाई अपने राजस्थान की कौन से जिले से निवास करती, कहाँ की रहने वाली? तो बीकानेर वाली। अगली मैं बात करूं कि साथियों बन्नो बेगम पूछा जाए तो ये भी कहाँ की है? जयपुर की। तो यानी अल्लाह जिला भाई और ये जो बन्नो बेगम, ये दोनों तो है सही। और इसने प्रश्न में क्या पूछा है साथियों? असंगत। आप जब भी प्रश्न पढ़े तो उसको ध्यान से पढ़े, और ये शब्द असंगत का मतलब क्या होता है? गलत। जबकि मैं अभी तक दोनों राइट लगा चुका हूं तो इसका मतलब ये मैंने सही लगाया। मैं आगे की बात करूं साथियों, बतुल बेगम पूछ रहा है, बतुल बेगम को इसने जोधपुर दिया। आप बता सकते हो क्या जोधपुर की है कि नहीं? जोधपुर की तो एक ही मान गायिका कलाकार है और उस कलाकार का नाम लिखा था अभी साथियों अपन ने, उस कलाकार का नाम था जमीला बानो। क्या नाम था? जमीला बानो। जबकि इसके द्वारा जो प्रश्न दिया गया यहाँ पर वो अपने बतुल बेगम को किसके साथ लिखा? जोधपुर। जबकि बतुल बेगम का संबंध अगर देखा जाए तो राजस्थान के किस जिले से? जयपुर से। तो ये गलत है, इसमें ये गलत है, तो मतलब ये प्रश्न पूछ रहा गलत वाला, तो इसका आंसर क्या लगाना है? सी। आगे और देखे मोहम्मद अली, मैंने चर्चा की अभी 2024 में पद्मश्री अवार्ड मिला, बीकानेर जिले में एक गांव पड़ता साथियों, उस गांव का नाम है तेजरासर। इनके एक और भाई थे जिनका नाम था गनी मोहम्मद, दोनों भाइयों को संयुक्त रूप से मिला। आगे चले साथियों, एक प्रश्न है, संगीत जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया? राजस्थान रत्न। यानी राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के लोगों द्वारा लोगों को एक पुरस्कार से नवाजा जाता, उस अवार्ड का नाम है राजस्थान रत्न। तो ये तो फिक्स है कि इस कलाकार का संबंध जरूर अपने राजस्थान से होगा। अब कलाकार का नाम पूछे जाएगी, उस कलाकार का नाम क्या है जिसके द्वारा संगीत से जुड़ा हुआ। लेकिन इसकी विशेष बात यह है कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस मरने के पश्चात यानी मरणोपरांत जो राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया वो देखते हैं अपन। देखें आप, इसमें जो ऑप्शन दिए गए साथियों एक बार आप इनको पढ़े शांति से, फिर इसका आंसर देना। खेमचंद प्रकाश, एक ऑप्शन है मोहम्मद रफी, एक ऑप्शन है जगजीत सिंह, और एक ऑप्शन है साथियों भूपेन हजारिका। जहां तक मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप जरूर इसका आंसर दे सकते हैं। जरूर कमलेश रानी का सी ऑप्शन आया अभी तक, वेरी गुड। बाकी साथियों का भी आ रहा है ऑप्शन डी, डी, सी। देखें, संगीत जगत से जुड़े कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न दिया गया। साथियों उस कलाकार का नाम याद रखें आप, उस कलाकार का नाम था जगजीत सिंह।
अब इनका नाम जो जगजीत सिंह है, अपने राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से निवास करते हैं और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रहने वाले। आगे की मैं बात करूं कि इसने प्रश्न पूछा संगीत जगत से, तो कौन कोई इनका जो संगीत से रिलेटेड जुड़ाव रहा होगा। साथियों, जगजीत सिंह ऐसे कलाकार थे अपने राजस्थान के जो अपने गजल गाया करते थे और ये गजल गायक के रूप में प्रसिद्ध अपने पूरे भारत में। तो एक प्रसिद्ध गजल गायक जिनका नाम जगजीत सिंह है, जिनको मरणोपरांत राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था और ये इनका संबंध पूछा जाए तो कौन से जिले से, श्री गंगानगर जिले से इनका संबंध है। आगे चले साथियों, आपका अगला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का आंसर जरूर देंगे। साथियों, प्रश्न पढ़े पहले। किसी पत्नी द्वारा परदेश गए हुए पति के लिए संदेश भेजते समय, अब कोई पत्नी, उसका पति कहां गया, परदेश, और वो महिला अपने पति को क्या भेज रही है, संदेश। संदेश भेजते समय कौन सा गीत गाया जाता, ये आपका प्रश्न। देखें आप पहले इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ होलार, एक ऑप्शन है बी जीरो, एक ऑप्शन आपका है इसमें कुर्जा, एक ऑप्शन आपका है साथियों हिंडो। बहुत सारे साथियों ने इसका कमेंट किया सी सी सी। देखेंगे साथियों अभी इसका आंसर क्या है। हरीश गुजर, राम राम भाई, जब भी आपसे मुलाकात होती है आप जरूर यही बात करते हो कि राम राम भाई। आपका डायलॉग मुझे क्लास में देखकर भी याद आ गया। हिमांशु कह रहा है कि गुरुजी आग लगा दी। आप सभी साथियों के लिए है ये क्लास और मैं तो यही चाहता हूं साथियों कि जितने भी अपने राजस्थान के जो प्रतिभागी लोग हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, उन सभी साथियों को इस क्लास का फायदा पहुंचे। देखें इस प्रश्न को देखते हैं अपन। किसी पत्नी द्वारा परदेश गए हुए पति के लिए संदेश भेजते समय कौन सा गीत गाया जाता। देखें इसने एक ऑप्शन दिया साथियों होलार। देखें पहले मैं चारों का पोस्टमार्टम करता हूं। होलार जो गीत है साथियों अपने, ये जब अपने किसी बच्चे का जो जन्म हो जाता है, उस बच्चे के जन्म के पश्चात कोई जो महिला जिसने उस बच्चे को जन्म दिया, तो अपने बच्चे को जब वो किसी पालने में वगैरह में झुलाती है, तो उस समय या फिर हो सकता है कि अपनी गोदी में लेती है, अगर वो बच्चा रो रहा तो उसे चुप करवाने के लिए इधर उधर टहलाती है, उस समय जो गीत गाती है साथियों, उस गीत का तो नाम है अपने होलार गीत। क्या नाम है, होलार। आगे चले साथियों, एक प्रश्न है जीरो गीत। अब जीरो गीत आपको ध्यान हो तो ये अपने राजस्थान में जालोर जिले का प्रसिद्ध है। अब जीरो गीत का मतलब क्या है साथियों, जीरे की जो फसल होती है ना, उस जीरे की फसल से रिलेटेड है। अब क्या होता है, ये जो गीत है, कोई एक महिला होती है, इस महिला को अपन यहाँ इसमें संबोधित करेंगे नायिका से, और इसके पति को यहाँ अपन कहेंगे नायक। दोनों हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं अपन। अब क्या होता है कि जैसे जो अपने नायक होता है ना, इस नायक ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो आप जीरे की जो फसल है उसका समय हो चुका और हम लोग अब अपने खेतों में जीरे की फसल की बुआई करेंगे, तो आप एक काम करो कि जो जीरे की फसल है उसको एकदम से कंप्लीट कर दो, तैयार कर दो, और ताकि उस फसल को हम कहाँ बुआई कर सके, खेतों में। अब जैसे ही इस नायक ने अपनी नायिका को ये बात बोली, तो इसकी नायिका इस नायक से कहती है कि देखो आप इस जीरे की फसल को मत बोओ। अब जीरे की फसल को मत बोओ, तो इसका आंसर उसने पूछा नायक ने कि भाई ऐसा क्यों, फसल तो बोनी पड़ेगी, अगर फसल अपन ने नहीं बोई तो कैसे काम चलेगा, फसल बोएंगे तब अपने खेतों में से पैसा आएगा, उस पैसे के माध्यम से अपनी आजीविका चल पाएगी, और आप मना कर रहे हो। मना करने का कारण बता सकते हो। उस महिला से जब उसके पति ने पूछा साथियों, तो उस पति के द्वारा रिप्लाई दिया गया और उस पत्नी के द्वारा रिप्लाई दिया गया, और उसने कहा कि देखो आप जब जीरे की फसल बोओगे ना, तो पूरे दिन आप खेत पर रहोगे। अब आप खेत पर रहोगे तो यहाँ दिन भर मुझे घर पे रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और मेरा टाइम पास नहीं होता। यानी वो नायिका यूं कहना चाह रही उसके पति से कि देखो आप इस फसल को मत बोओ, और अगर आपने इस फसल को बो दिया तो इस फसल को बोने से क्या होगा कि मेहनत भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, समय भी आपको ज्यादा लगेगा, और समय ज्यादा लगेगा तो आप पूरे दिन भर खेत पर रहोगे, मैं तो बोर हो जाऊंगी खेत घरों पर, और आप पूरे दिन कहाँ रहोगे, खेत पर। तो आप इस जीरे की फसल को मत बो। बहुत अच्छा एक राजस्थानी गाना है, आप जरूर सुने कि मत बो मारा परलिया जीरो, जीरो मारो जीव को बेरी। ऐसा एक शानदार गीत है अपने जीरो गीत, जो राजस्थान में जालोर जिले का प्रसिद्ध है। और इस गीत के माध्यम से नायिका अपने नायक को जीरे की फसल नहीं बोने की विनती करती है, क्योंकि जीरे की फसल में मेहनत और समय ज्यादा लगता है। चले साथियों, आए समझ में। आगे देखो कुर्जा। देखिए साथियों, कुर्जा एक गीत का नाम है
देखते हैं पहले साथियों। सबसे पहले आप ये देखें कि कुर्जा अपने एक पक्षी का नाम भी है। किसका नाम है साथियों? पक्षी। अब ये वाला जो कुर्जा पक्षी है ना अपने, ये अपने मध्य एशिया में निवास करता है। कहाँ निवास करता है? मध्य एशिया। अब जब भी अपने शीतकाल का जब समय होता है ना, सर्दी वाला, तो शीतकाल के दौरान क्या होता है कि इस कुर्जा पक्षी को जो वहां मध्य एशिया में इसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल पाती और ये प्रजनन नहीं कर पाता। जब इसको अनुकूल स्थितियां नहीं मिल पाती तो ये वहां से प्रवास कर जाता है। प्रवास का मतलब उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। अब ये शीतकाल के दौरान क्या होता है कि जो कुर्जा पक्षी है साथियों अपने भारत में आ जाता है। जब ये भारत में आता है तो भारत के एक राज्य में निवास करता है। उस राज्य का नाम अपने राजस्थान है। अब राजस्थान में जब आया ना, तो राजस्थान में ये पक्षी जब आ गए तो राजस्थान में कहाँ निवास करता? साथियों कुर्जा पक्षी राजस्थान में सबसे ज्यादा एक गांव में निवास करता है। उस गांव का नाम है खींचन गांव। और ये खींचन गांव कहां पड़ता? खींचन गांव आप सभी याद रखें, ये खींचन गांव अपने राजस्थान के फलोदी जिले में स्थित है, क्योंकि अब जिला बन गया फलोदी। पहले अपने खींचन गांव पड़ता था अपने जोधपुर में, लेकिन फलोदी तहसील में था। अब फलोदी तहसील को जिले के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ये खींचन गांव को साथियों राजस्थान सरकार द्वारा अपने 26वां कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षित क्षेत्र भी इसको बनाया गया। खींचन गांव फलोदी में सर्वाधिक कुर्जा पक्षी आते हैं। इसके अलावा कुर्जा पक्षी कहाँ है साथियों? कुर्जा पक्षी इसके अलावा अपने सांबर झील में भी निवास करता है। सांबर झील में भी क्या करता? निवास। ऐसा कुर्जा पक्षी। इस कुर्जा पक्षी के मैं वैज्ञानिक नाम की बात करूं साथियों तो इसका वैज्ञानिक नाम है डेमोजाइल क्रेन। डेमोजाइल क्रेन। अब ये पक्षी आ गया अपने भारत में। अब कोई महिला जब इस पक्षी को देखती है ना, तो उस महिला के दिमाग में ये आता है कि जब ये शीत ऋतु खत्म होगी, इसके पश्चात जरूर ये कुर्जा पक्षी अपने देश में लौटेगा। और वो महिला मन ही मन में सोचती है कि हो सकता कि जो हाँ ये पक्षी जाएगा उसी स्थान पर मेरा पति कोई कार्य कर रहा हो और मैं मेरे पति के लिए एक संदेश लिखूं और उस संदेश के माध्यम से मेरे पति की सब यादें लिखूं और मेरे पति तक वो संदेश पहुंचा जाए। तो ये जो प्रश्न है इस साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर है अपने, इस प्रश्न का उत्तर अपने यही है, कुर्जा। तो कुर्जा पक्षी को माध्यम बनाकर एक महिला अपने प्रदेश गए पति के लिए संदेश पहुंचाती है। उस समय जो गीत गाती है उसका नाम है कुर्जा गीत। और बहुत ही प्यारा एक गीत है, कुर्जा मारो भंवर मिला दियो। वो एक पक्षी को कहना चाहती है हे कुर्जा, तू मेरा ये संदेश लेकर जा और मेरे पति को जाकर मैसेज दे कि मेरे पति को किसकी याद आ रही है? मुझे उनकी याद आ रही। और जब तू ये संदेश जाकर देगी तो हो सकता है तेरे संदेश के कारण मेरा पति परदेश से कहाँ लौट जाए? मेरे घर। ऐसा जो गीत गाती साथियों उसका नाम है कुर्जा। एक और देख लेते हैं साथियों, एक गीत और लिखा हुआ इसमें, हिंडो गीत। क्या लिखा हुआ? हिंडो। हिंडो क्या होता? हिंडो अपने मारवाड़ी भाषा है, राजस्थानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है झूला। श्रावण महीने में जब आप झूला झूलते हैं तो उस समय जो गीत गाते हैं उस गीत को कहा जाता अपने हिंडो गीत। क्या कहा जाता? हिंडो गीत। तो ये तो हिंडो गीत है। और इस प्रश्न का जो उत्तर है अपने साथियों क्या होगा? कुर्जा। आप सभी इन चीजों को याद रखें। तो किसी पत्नी द्वारा परदेश गए हुए पति के लिए संदेश भेजते समय जो गीत गाया जाता है साथियों, उस गीत का नाम अपने हो जाएगा कुर्जा। सभी प्रश्नों को मैंने देखा। यस जोधपुर, वेरी गुड। साथियों एक बात और देखें कि जो कुर्जा पक्षी है, इसी कुर्जा पक्षी को राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर भी बनाया गया। क्या बनाया गया? वन्य जीव शुभंकर भी बनाया गया। प्रत्येक जिले द्वारा एक जीव को गोद लिया गया और ये वाली जो वन्य जीवों को जो लोगो या शुभंकर के रूप में जो बनाने की परंपरा स्टार्ट हुई थी साथियों, ये 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016। तो इसी तरीके से जोधपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है? खींचन। ये अपने क्या नाम है? कुर्जा पक्षी। बहुत ही अच्छा प्यारा मांगीलाल, वेरी गुड। एक और प्रश्न आपने यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छा कमेंट किया, सभी साथियों का धन्यवाद। झूला, हाँ तू मेरे से कहलवाना चाह रहा होगा कि सर वो गाना गा दो। गा भी देता हूँ। वो जब अपन श्रावण महीने में झूला झूलते उस समय गाना गाते हैं कि श्रावण के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। ऐसे जो गीत है उन गीतों को कहते हैं साथियों अपने हिंडो गीत। अब मजा आ गया होगा तुम्हें। चलो आगे चलते हैं। देखिए एक और प्यारा प्रश्न है साथियों आप सभी के सामने, पढ़े आप। एक गीत है साथियों अपने, उस गीत का नाम है सुमटियो। प्रश्न है कि सुमटियो जो लोकगीत है इसका संबंध किससे है? अब पहले तो इसका पोस्टमार्टम करें, फिर उसके बाद अपन उसको देखेंगे। पहले एक बार आप इनके ऑप्शन पढ़कर इसका आंसर देने की कोशिश करा देखें। बताइए देखें, वीरांगना स्त्री से है क्या? सती स्त्री, गरासिया स्त्री, उसके पश्चात बील स्त्री। क्या हो सकता है? ज्योति नमस्ते।
आशीष का आंसर है डी डी डी। यशु, भारती राठौर, अंजलि शर्मा, सोनी भील, ज्योति सोनी, निकिता नागर, लोकेश। बहुत ही प्यारा आपका सभी साथियों का आंसर है और वेरी गुड। आप सभी साथियों ने जरूर इस टॉपिक की प्रिपरेशन की होगी, तभी सब आप इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो आसानी से दे पा रहे हैं। देखिए साथियों, देखते हैं। सुमटियो अपने राजस्थानी भाषा का एक शब्द है। सुमटियो अपने राजस्थानी भाषा का एक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ होता है साथियों तोता। क्या अर्थ होता है? तोता। अब तोता तो एक पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी। अब देखना आप, क्या होता है कि अपने राजस्थान में एक जनजाति निवास करती है साथियों, भील जनजाति। इस भील जनजाति में कोई एक महिला जो होती है ना, उस महिला का पति अगर परदेश चला जाए, उसका पति कहां चला जाए? परदेश। अब किसी भील महिला का पति जब परदेश चला गया तो उस भील महिला द्वारा परदेश गए हुए पति के लिए जो संदेश भेजते समय जो गीत गाया जाता है, उस गीत का नाम है साथियों अपने, क्या नाम है? सुमटियो। तो सुमटियो का शाब्दिक अर्थ तोता होता है। तोता पक्षी को माध्यम बनाकर भील महिला द्वारा परदेश गए हुए पति के लिए संदेश पहुंचाया जाता, उस समय जो गीत गाते उसका नाम है सुमटियो। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, और इसका सही आंसर अपने क्या होगा? भील स्त्री से। ध्यान रखें। इसी के साथ साथियों मैं आपको एक बहुत ही प्यारा प्रश्न बताता हूं तोता से रिलेटेड। साथियों अपने एक पक्षी है जिसका नाम है गागरोनी तोता। क्या नाम है? गागरोनी तोता। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं राजस्थान कल्चर के साथ साथ जितने प्रश्न जीके से संबंधित है वो सभी प्रश्न आपके सामने रखूं। देखें, गागरोनी तोता साथियों अपने राजस्थान में मुकुंदरा जो हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, इस मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में निवास करता है। थोड़ा और ध्यान देना चाहो साथियों, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान अपने राजस्थान के 2 जिलों में विस्तारित है। एक जिले का नाम है साथियों अपने कोटा और एक जिले का नाम है चित्तौड़। उसी के साथ में साथियों अपने राजस्थान में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो राजस्थान में कोटा और झालावाड़ जिले में विस्तारित। अपने राजस्थान में जो झालावाड़ जिला है, उस राजस्थान के झालावाड़ जिले का जो वन्य जीव शुभंकर है, इस झालावाड़ जिले के वन्य जीव शुभंकर का नाम क्या है? गागरोनी तोता। इस तोते की यह विशेषता है साथियों कि यह मानव के जैसे हूबहू नकल कर सकता है और इसीलिए इसको हीरामणि तोता के नाम से भी जाना जाता। एक इसका गजब का प्रश्न आता साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता और आप याद रखें अगर इसका वैज्ञानिक नाम आ जाए साथियों तो इसका वैज्ञानिक नाम है अपने अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। क्या नाम है? अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। तो गागरोनी तोता वन्य जीव शुभंकर झालावाड़ का है। वैज्ञानिक नाम पूछा जाए अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। कहां पाया जाता? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। तोता पक्षी को माध्यम बनाकर भील महिला पति के पास संदेश पहुंचाए, उस समय गीत गाए तो उसका नाम क्या? सुमटिया। और आपसे मुझे सुमटिया गीत का संबंध किस महिला से? उसका संबंध अपने किससे है? भील स्त्री से। चले आगे। वेरी गुड। गागरोनी तोता हमारे झालावाड़ में। हाँ भाई, आपके झालावाड़ में। देखें एक और बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। प्रश्न आया भील जनजाति वाला वापस। अभी तो मैंने आपको भीलों का एक गीत पढ़ाया जिसका नाम अपन ने लिखा सुमटियो। अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न पूछ रहा कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। अभी मैंने आपको जो बताया था ना, ये सुमटियो गीत तो केवल भील महिला गा रही। और वो भील महिला क्यों गा रही? क्योंकि उसका पति कहां गया? परदेश में, तो उसको संदेश पहुंचाने के लिए। जबकि ये प्रश्न पूछ रहा कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। एक बार आप सभी इसका आंसर दें। बहुत ही प्यारा आप सभी साथियों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी तक सभी साथियों ने जिसने भी सी कमेंट किया उन सभी का सही आंसर एकदम करेक्ट। देखते हैं साथियों। देखें साथियों, इस प्रश्न का उत्तर तो अपने होगा हम सिड़ो। अब हम सिड़ो गीत की बात करें अपन साथियों, तो हम सिड़ो गीत अपने राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है साथियों? उत्तरी मेवाड़ का। कौन गाती है? तो भील जनजाति से गाती है। कौन कौन गाते हैं? स्त्री और पुरुष। साथियों एक चीज जरूर ध्यान रखें कि स्त्री और जो पुरुष जब इस गीत को गाते हैं ना, तो कब गाते हैं? ये भील जनजाति की महिला और पुरुष दोनों साथ मिलकर
दीपावली के अवसर पर जिस गीत को गाते हैं उस गीत का नाम अपने हम सीड़ो गीत है, जो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध है। आगे देखें, इसने एक प्रश्न लिखा साथियों, जोरावा। ये जोरावा गीत अपने राजस्थान में जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध, कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर। आगे भी इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है ना जोरावा गीत। अब ये जो गीत गाया जाता ना, ये किसी महिला द्वारा अपने पति के वियोग में गाया जाता। वियोग का मतलब होता है साथियों अपने पति की याद में, उसका पति बाहर हो सकता है, परदेश गया हुआ, तो उस महिला को जब अपने पति की याद आ रही ना, तो वो अपने जैसलमेर जिले में जब उस गीत को गा रही, तो उस समय जो गाती उसका नाम है जोरावा। अगला गीत सुपना। ये गीत कौन गाती है, कोई एक महिला जिसका पति अपने परदेश चला गया और उस महिला को क्या आ गया, रात में सपना आ गया। क्या आ गया साथियों, सपना। अब किसी महिला को अपने पति का जब सपना आया, तो उस महिला के द्वारा जो गीत गाया गया उसका नाम है सुपनो, कि मने भलो आयो रात में सुपनो। उस गीत का नाम है अपने सुपना गीत। और देखें, सुमटियो भी देखा ही था अपन ने प्रदेश जाते समय, तो इसका आंसर था हम सीड़ो। ये जरूर याद रखें, जोरावा गीत अपने राजस्थान में जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जो पति वियोग में गाया जाता। और ये बिलो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, उसका नाम क्या है, हम सीड़ो। आगे चले साथियों, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक होते हैं, कि जो भी अपने राजस्थान के मरुस्थल में जो गीत गाए जा रहे हैं, वो गीत आखिर में क्या कहना चाहते हैं, उनका परिचय कैसे देना चाहते हैं, ये प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है हृदय की पीड़ा, उमंग, एक प्रश्न है वियोग, और एक ऑप्शन है इसमें समस्त विकल्प। आप सभी एक बार इसका कमेंट करें, देखिए क्या बता रहे हैं सब। राधे राधे। अच्छा, बहुत सारे साथी इसका वियोग बता रहे हो। कुछ साथियों का आंसर सी है, कुछ का आंसर डी है। देखिए साथी, एक बार समझे आप सभी, ये कहना चाह रहा है कि अपने मरुभूमि के गीत क्या कहना चाह रहा, हृदय की पीड़ा। अब हृदय की पीड़ा का मतलब क्या है, कोई एक महिला जिसका पति अगर मान लो प्रदेश चला जाए, तो उस महिला के लिए क्या हृदय वाली बात नहीं है क्या, दुख वाली बात नहीं है क्या, तो बिल्कुल हृदय की पीड़ा है। मरुभूमि के गीत कहता है, भी लिखा अपन ने जैसलमेर का जोरावा गीत, तो ये तो सही था इसका आंसर। दूसरा देखें आप, एक गीत का नाम है उमंग। क्या नाम है, उमंग। हो सकता है मरुस्थल में अपने मरुभूमि में कोई ऐसा गीत गाया जा रहा हो जो किसी हर्ष उल्लास के समय गाया जा रहा, क्या गीत अपने उमंग नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं। सी इसमें लिखा वियोग। वियोग का मतलब अपने पति से जब महिला दूर रहती है, तब उससे तड़पते हुए जो अपना वृत्तांत व्यतीत करती है, उसे कहते हैं वियोग। तो ये वाले जो तीनों ऑप्शन है साथियों, ये तीनों ऑप्शन इसके सही है। और इसका एक ऑप्शन दे रखा साथियों, उसका जो समस्त विकल्प, ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा और डी आंसर इसका होगा। आगे चलें, प्रश्न आया साथियों, होलार राजस्थानी लोकगीत गाया जाता है। ये होलार है साथियों, अगर आपको ध्यान हो तो अभी मैंने आपको समझाया था, उस समय बता दिया था। डी डी डी, अच्छा अजय मीणा, ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड हो, धन्यवाद भाई। आप सभी का प्यार और स्नेह ऐसे ही बना रहे। मुझे जो आपसे उम्मीद थी, आप सभी मेरी उम्मीद पर खरे उतरे, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें जो आंसर आ रहा है आप सभी साथियों का, इसमें जो आंसर आ रहा है वो सी है, सही आंसर है आपका। शिशु जन्म पर अपने जो गीत गाया जाता साथियों, उस गीत का नाम क्या है, होलार। अभी मैंने आपको बताया था। आगे चले साथियों, अपने एक BSTC का रिकॉर्डेड कोर्स है, तो हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज द्वारा एक रिकॉर्डेड कोर्स केवल मात्र 199 रुपए में दिया जा रहा। तो यदि आप 2024 में BSTC की तैयारी कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमें रिकॉर्डेड कोर्स के माध्यम से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह सभी सुविधाएं उपलब्ध है, तो आप सभी जरूर इस पर विचार और विमर्श करें और हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ये कोर्स को देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। मात्र 199 रुपए, देख लेना आपके हिसाब से, जो भी आपको उचित लगे। BSTC का कोर्स है, जरूर आप देखें। बहुत ही इसमें मोटिवेशन और एकदम जोरदार क्लासेस इसमें प्रोवाइड है, तो आप सभी साथी इसको एक बार जरूर देखें। डेमो क्लास भी उपलब्ध है। आगे देखें साथी, प्रश्न है राजस्थान का राज्य गीत है। आप आराम से बता दो कि इस प्रश्न का उत्तर दो।
पहला इसमें ऑप्शन आया है कुर्जा, केसरिया बालम, मुमल, और एक ऑप्शन आया साथियों डोला मारू। बताइए देखिए इसका आंसर। ये मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था आपको, राजस्थान का राज्य गीत कौन है? केसरिया बालम गीत। तो केसरिया बालम गीत को राजस्थान का राज्य गीत कहा जाता है। आगे चले, प्रश्न है साथियों, ध्यान से सुने। बारात को भोजन करवाते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? साथियों आप इस शब्द को पकड़े सबसे जोरदार। ये पूछे बारात के समय जब अपन भोजन करवाते ना, उस समय गालियां दी जाती। देखें आपने देखा होगा जनरली का अपने जब विवाह होता है तो वर जो वधु पक्ष होते हैं उन महिलाओं द्वारा क्या होता है कि एक दूसरे को संबोधित करते हुए गालियों के रूप में जो गीत गाते हैं ना साथियों, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को अपन कहते हैं सीटने। क्या कहते हैं? सीटने। ये देखो एक प्रश्न पढ़ के देखो इसका आंसर क्या कहना चाह रहा। ये कह रहा बारात को भोजन करवाते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत। अब गालियों के रूप में जो गाए जाने वाले गीत है उनको तो कहते हैं सीटने, क्योंकि सीटने का शाब्दिक अर्थ होता है गाली। तो आप ध्यान रखना, विवाह के अवसर पर जो गालियों के रूप में गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं सीटने, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। फिर इसमें जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं अपन। देखें एक बार, एक ऑप्शन है साथियों पावना। क्या होता है कि जब नई नई शादी हो जाती है और जब विवाह हो जाता है, विवाह जब हो गया तो उस विवाह के पश्चात कोई भी जो दामाद होता है, विवाह के पश्चात दामाद जब पहली बार अपने ससुराल में जाता है ना, तो विवाह के पश्चात दामाद के पहली बार ससुराल में जाने पर जो गीत गाते हैं उसे कहते हैं अपन पावना। क्या कह रहे हैं अपन? पावना। इसका आंसर तो ये वाला था सीटने। दुपट्टा देखना आप, ये अपने जब दूल्हा होता है और दूल्हा जब अपने फेरे लेता है तो उस समय दूल्हे की जो सालियां होती है उनके द्वारा एक गाना संबोधित करते हुए गाया जाता है दुपट्टा। सुना होगा आपने, वो हरे दुपट्टे वालियों दूल्हे की सालियों। तो ऐसा जो गीत है अपना दुपट्टा गीत। और देखें टूटिया। क्या होता है टूटिया? आपने जनरली ये देखा होगा कि जब शादी होती रहती है तो शादी के अवसर पर महिलाएं क्या करती है कि कुछ स्वांग रचती है, नाटक करती है। जैसे कोई महिला वो पुरुष के कपड़े पहन लेती है, पुरुष बनकर वो अपने महिलाओं के झुंड में जाती है और महिलाओं से बातचीत करती है, उनसे गीत गाते हुए प्रतीत करवाना चाहती है कि तू कौन है, कहां से है, क्या है, परिचय करती है। उस समय जो नाटक के रूप में प्रेजेंट किया जाता है ना उस गीत को कहा जाता है टूटिया। तो आप ध्यान रखें, ये गालियों के रूप में जो गीत गाया जाता है उसका नाम तो क्या है साथियों? अपने सीटना है। और आगे चले, एक गीत आया जो बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है कि डोला मारू जो लोकगीत है कहाँ का प्रसिद्ध? अब आप सभी साथी एक बार इसको ध्यान से पढ़ें। डोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिरोही, ऑप्शन है जोधपुर, एक ऑप्शन बीकानेर, एक ऑप्शन आपका है जालोर। प्रणाम गुरु, प्रणाम रिस्की, दीपू प्रणाम भाई। अच्छा देखें, डोला मारू गीत अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो अपने राजस्थान के कौन से जिले का प्रसिद्ध है? सिरोही। अब इसकी कुछ विशेषताएं बताता हूं मैं। ये डोला मारू जो गीत है अपने डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। किसकी प्रेम कहानी पर आधारित है? डोला मारू। अब देखें, डोला मारू की जो प्रेम कहानी पर आधारित है, अपने डोला तो एमपी में एक स्थान पर था, नरवर यहाँ का राजकुमार था और मारू अपने साथियों पुंगल की राजकुमारी थी। ये पुंगल जो कस्बा अपने राजस्थान के बीकानेर जिले में पड़ता है। इन दोनों की प्रेम कहानी पर आधारित एक गीत गाया जाता। और डोला मारू गीत अगर पूछा जाए तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही जिले का। साथियों एक प्रश्न और है, डोला मारू गीत अगर पूछा जाए कि किस जाति द्वारा गाया जाता तो इसको गाते अपने डाडी जाति। अब देखें आप, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आ सकते हैं आपके। अगर प्रश्न आ जाए साथियों की डोला मारू जो राजस्थान में नृत्य किया जाता है ये राजस्थान के कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो फिर इसका आंसर आप ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़। डोला मारू गीत पूछे तब तो आंसर आ रहा सिरोही और डोला मारू नृत्य पूछे तब आंसर आ रहा झालावाड़। और देखें आप, अगर डोला मारू नाम की एक आरटीडीसी की होटल पूछा जाए तो डोला मारू नाम की एक होटल भी है साथियों जिसका नाम है अपने, और उस होटल अपने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? होटल बीकानेर। और देखें, अगर प्रश्न आ जाए साथियों की डोला मारू का जो चित्रण है वो किस किस चित्र शैली में किया गया? तो एक तो चावंड चित्र शैली में और एक इसका चित्रण जोधपुर चित्र शैली में किया गया। सर्वाधिक चित्रण जब पूछा जाए तो इसका सर्वाधिक चित्रण अपने जोधपुर में है, जबकि इसका चित्रण कौन सी चित्र शैली में भी है? चावंड में। और प्रश्न आ सकते हैं इससे। एक प्रश्न आता है साथियों की अपने एक किताब इसके ऊपर लिखी गई जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है, डोला मारूरा दुहा।
वैसे मैंने आप सभी साथियों के लिए उस पर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, उसमें डोला मारू से रिलेटेड सारे फैक्ट पढ़े हुए हैं। आज मैं उस क्लास को भी आप सभी के लिए पब्लिक के रूप में करवा दी जाएगी और आप सभी उन प्रश्नों को देख पाओगे। डोला मारूरा दुहा जो पुस्तक, इसके लेखक अगर पूछा जाए साथियों तो इस पुस्तक के लेखक है अपने कवि कलोल। ये प्रश्न एग्जाम में खूब बार पूछा हो, ऐसे और प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और आता है अपने कि राजस्थान में जो डोला मारू है, इन डोला मारू की जो चौपाई पूछी जाए तो कवि कुशल लाभ है। साथियों डोला मारू से रिलेटेड और भी कई फैक्ट हैं और वो सभी फैक्ट मैं आपको एक क्लास के माध्यम से आज ही उपलब्ध करवा दूंगा। आप सभी उस क्लास के माध्यम से देख पाओगे। डोला मारू से संबंधित विशेष बिंदु, आज वो क्लास आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो डोला मारू गीत पूछा जाए सिरोही का। आगे चले, पनघट पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। देखो आप एक बार देखिए, पनघट पर कौन सा गीत गाती महिलाएं, नाम से पता चल रहा पनघट। जब महिलाएं पनघट पर पानी भरती तो उस समय जो गीत गाती उस गीत का नाम क्या है साथियों, पनिहारी। अब इसमें एक जरूर प्रश्न पूछा जा सकता कि इस गीत के माध्यम से जो कोई महिला होती है ना, उस महिला को अपने पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया। ऐसा क्यों? पतिव्रता का मतलब होता है कि ऐसी नारी जो केवल अपने पति से प्रेम करती हो, केवल अपने पति के बारे में सोचती हो, ऐसी महिला को कहते हैं पतिव्रता। अब पतिव्रता जो महिला वो पानी भरने के लिए जब गए अपनी सहेली के साथ तो दूसरी सहेली से भड़काने का प्रयास करती है, फिर भी वो महिला कहती है कि मैं केवल किससे प्रेम करती, मेरे पति से। उस समय जो गीत गाते हैं उसका नाम है पनिहारी। हरजस क्या होता है देखना, अपने जो राजस्थान के जो लोक देवी देवता होते हैं उनमें जो लोक देवता है, उन लोक देवताओं की आराधना में जो गीत गाते हैं उनको कहते हैं अपन हरजस। अब हरजस उन्हें कह रहे लोक देवता में सबसे लंबा लोकगीत वाला अपने प्रश्न आगे भी आएगा साथियों। लोक देवता में अगर सबसे लंबा लोकगीत पूछा जाए कि किस लोक देवता का है, रामदेव जी का। और लोक देवियों में अगर सबसे लंबा गीत पूछा जाए साथियों तो उस देवी का नाम है अपने जीर्ण माता। क्या नाम है देखें, जीर्ण माता। दुपट्टा भी मैंने बता दिया था आपको, जोरावा भी डिस्कस किया था, ये जैसलमेर का है। प्रश्न अगला साथियों, तेजा जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? देखें आप शांति से इसको, और बहुत ही सीधा प्रश्न, इसका आंसर तो अपन आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर है साथियों तेजा टेर। नाम से पता चल रहा। अब तेजा टेर क्या है साथियों, देखें तेजा जी क्या अपने खेतों की कार्य करते थे, इसलिए किसान इनकी पूजा करते हैं आराधना के रूप में। किसान जब भी अपने हल जोतता है ना, तो हल जोतते समय तेजा जी की आराधना में जो गीत गाता है उस गीत को कहते हैं अपन तेजा टेर। आपने गाना सुना होगा, गाजो गाजो जेठ अषाढ़ सावन तेजा रे, वो जो गीत अपने तेजा जी के ऊपर ही है और ऐसे गीतों को अपन कहते हैं तेजा टेर। किसान उस गीत को क्यों गा रहा? अच्छी फसल और अच्छी वर्षा की कामना के लिए इस गीत को गाता। तो तेजा जी की आराधना में जब गीत गाता है ना, उस गीत का नाम है तेजा टेर। साथ ही एक प्रश्न ब्यावले क्या होते हैं? रामदेव जी की आराधना में जो गाए जाने वाले जो गीत हैं, इन रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहता है? ब्यावले। एक प्रश्न और आपको मैं बहुत ही अच्छा एक प्रश्न बताऊंगा। यहाँ पर प्रश्न आ जाए कि रामदेव जी के सबसे पहले ब्यावले गाने वाली महिला का नाम क्या था? साथियों उस महिला का नाम था रूपा दे, जो राजस्थान के एक लोक देवता की पत्नी थी। और राजस्थान के अपने लोक देवता जो थे उनका नाम था मलिनाथ जी राठौड़। क्या नाम था? मलिनाथ। ये मलिनाथ जी राठौड़ अपने रामदेव जी के समकालीन थे और इनकी धर्म पत्नी रूपा दे ने राजस्थान में जो सबसे पहले अपने रामदेव जी के गीत गाए थे। और रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत या जो भजन होता है उनको क्या कह रहे हैं अपन? ब्यावल। एक ऑप्शन और है साथियों इसमें छावली। छावली क्या होता है कि जो अपने राजस्थान के एक लोक देवता जो पंचपीर में गिने जाते हैं उनका नाम है अपने गोगा जी। और गोगा जी की आराधना में जो एक नृत्य की गोगा जी की आराधना में जो गीत गाया जाता उन गीतों को कहते हैं अपन छावली। तो ये सारे प्रश्न थे। और तेजा जी की आराधना वाला अगर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? अपने तेजा टेर। आगे चले, एक प्रश्न साथियों बहुत ही प्यारा एक प्रश्न है कि अड़भोपा एक जाति है साथियों। अड़भोपा वह वादक जाति, वादक का मतलब होता बजाने वाला, गाने का कार्य करती। अड़भोपा वह वादक जाति जिसके गीत संबंधित है। ऑप्शन दिए गए धर्मशास्त्र से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, भक्ति गीत से संबंधित और विरह से संबंधित। विरह का मतलब होता साथियों अपने किसी के वियोग में तड़पना या किसी की याद आना। अब इसका जो अपने अड़भोपा जो वह वादक है जिसके गीत संबंधित है, इस प्रश्न का अगर आंसर पूछा जाए तो साथियों इसका आंसर होगा अपने बी आंसर। तो ये ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड है, फिलोसफर
फिलोसफी से संबंधित, अपने ज्योतिष शास्त्र से, उस बोपो का नाम है अड़बोपा। आगे चले। एक प्रश्न साथियों, मारवाड़ प्रदेश में गुड़ला नृत्य के साथ, अब मारवाड़ में गुड़ला नृत्य होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। एक गीत गाया जाता है साथियों, उस गीत का नाम है 200। 200 गीत का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? देखें आप साथियों, एक महिला है अपने गोरादाई कि जिस तरीके से आपने मेवाड़ में जो पन्नादाई थी, उसी तरीके से मारवाड़ के राजा अजीत सिंह राठौड़ की सहायता करने वाली एक महिला थी, दुर्गादास राठौड़ की सहायता, उस महिला का नाम था गोरादाई। और इसी गोरादाई की स्मृति में अपने मारवाड़ क्षेत्र में जो गीत गाए जाते हैं साथियों, उन गीतों को कहा जाता है 200 गीत। तो 200 गीत किसकी स्मृति में गाया जाता है? उस गीत का नाम है अपने, क्या नाम है? उस महिला का नाम है गोरादाई। आगे चले। लोक देवता गोगा जी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, इसका सही आंसर होगा अपने छावली। क्या होगा? छावली, क्योंकि तेजा टेर तो तेजा जी हैं ब्यावले रामदेव जी की आराधना में, और गोगा जी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं अपन? छावली। आगे चले। राजपूताने का प्रसिद्ध गीत जो ऊंट के श्रृंगार से संबंधित है, क्या प्रश्न पूछ रहा? ऊंट के श्रृंगार से संबंधित। ऑप्शन देखें, ओलू, कामन, सुपनो, गोरबंद। अब देखें आप क्या होता है साथियों, ओलू जो गीत है, इस गीत को तो विवाह के अवसर पर जब अपने बेटी की विदाई होती ना, तो उस विवाह के अवसर पर बेटी की विदाई में गाया जाता, तो उस गीत का तो नाम क्या है अपने? ओलू। कामन का मतलब क्या होता है साथियों? कामन का मतलब होता है जादू टोना। विवाह के अवसर पर क्या होता है कि जब महिलाएं जब अपने दूल्हा और दुल्हन को हल्दी मेहंदी लगाती है, उन्हें जादू टोने से बचाने के लिए गीत गाती है, उनको कहते हैं कामन। सुपनो, सपने से रिलेटेड। अब इसका जो आंसर बचा साथियों, अपने ऊंट के श्रृंगार से रिलेटेड जो गीत है उसका नाम है गोरबंद। कि मैं गाया चरावती बेशा चरावती मने गोरबंद गुथिया, ऐसा जो गीत है उसका नाम है गोरबंद। तो गोरबंद क्या होता है? गोरबंद साथियों अपने ऊंट के गले का एक आभूषण है। तो ऊंट के गले का आभूषण पूछा जाए तो ऊंट के गले का आभूषण जिसे अपन कहते हैं गोरबंद। और इसी गोरबंद आभूषण को बनाते समय शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से एरिया में, शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में जो गीत गाया जाता है उसका नाम है गोरबंद। अब देखिए थोड़ा और, ऊंट राजस्थान का राज्य पशु भी है। अब राजस्थान का राज्य पशु है, तो इस राज्य पशु का दर्जा कौन सी श्रेणी में दिया गया? आप याद रखें साथियों, इसे पालतू पशु की श्रेणी में रखा गया। पालतू पशु की श्रेणी में जब इसको रखा गया तो राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था साथियों अपने 30 जून 2014 को। ऐसे ही एक प्रश्न और है, राजस्थान का एक राज्य पशु और है जिसको वन्य जीवों की श्रेणी में रखा गया। किसमें रखा गया? वन्य जीवों की श्रेणी में। और वन्य जीवों की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु अगर पूछा जाए तो उसका नाम है अपने चिंकारा। और चिंकारा को राजस्थान सरकार द्वारा कब राज्य पशु का दर्जा दिया गया था? अपने 1981 में। तो ऊंट के श्रृंगार से संबंधित गीत पूछा जाए, क्या नाम है? गोरबंद। और आगे चले। राजपूताने के राजमहल एवं महलों के प्रवेश द्वार पर प्रातः एवं साय को जिन गीतों का आयोजन होता उन्हें क्या कहते हैं? राजपूताने के राजमहल, यानी जो भी अपने राजा महाराजा थे उनके जो महल थे उनके प्रवेश द्वार पर सुबह और शाम के समय जो गीत गाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता? साथियों देखिए, इसमें आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। ये इसका आंसर होगा बी, पूर्वीय। अब क्यों होगा? ऑप्शन को देखकर अपन आसानी से इसका उत्तर बता सकते थे। आपको पता कि कोई महिला जो पति की प्रतीक्षा में गाती है उसका तो नाम अपने केसरिया बालम है। डोला मारू तो डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, सिरोही का। फिर घूमर, घूमर तो राजस्थान में एक नृत्य है, उस नृत्य को करते समय गीत गाया जाता मारी घूमर छह नकराली। तो आपसे पूछे कि राजमहल और महलों के जो प्रवेश द्वार होते थे उन पर सुबह और शाम के समय जो गीत गाते थे उनको क्या कहता अपन? पूर्वीय। क्या कहते थे अपन? पूर्वीय। बहुत बढ़िया सभी साथियों का आंसर। चले आगे, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। एक प्रश्न है आपका, डोला मारू लोकगीत का संबंध। देखो अभी मैंने आपको बताया था डोला और मारू। मैंने आपको कहा था कि अपने मारू जो राजकुमारी थी, इस मारू राजकुमारी का संबंध पुंगल से है। पुंगल बीकानेर में पड़ता। और मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है नरवर, और इसी नरवर का जो राजकुमार था उसका नाम था डोला। तो डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित जो गीत देखा था, इसका जो आंसर होगा ये वाला होगा, पुंगल और नरवर। इस पुंगल से रिलेटेड 2-3 फैक्ट आपको मैं बताता हूं। पुंगल अपने इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ना, इसकी एक शाखा का नाम भी है।
ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। वैसे तो 9 शाखाएं हैं, उन 9 शाखाओं में से एक शाखा बीकानेर जिले में पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती, जिसको भी अपन कहते हैं पुंगल। साथियों एक और चीज है, पुंगल अपने राजस्थान के बीकानेर जिले में पाई जाने वाली एक भेड़ की नस्ल का नाम भी है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल का भी नाम है। भेड़ की जब नस्ल का नाम है तो इसे अपने राजस्थान में बीकानेरी चोकला के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं साथियों इसको? बीकानेरी चोकला। अब बीकानेरी चोकला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं साथियों कि बीकानेर में पाई जाती, तो बीकानेरी नाम हो गया। चोकला क्यों कह रहे? विश्व की सर्वश्रेष्ठ ऊन उत्पादन के मामले में एक भेड़ है जिसका नाम है चोकला, जो ऑस्ट्रेलिया में निवास करती। उसी भेड़ से तुलना करते हुए बीकानेर जिले में सर्वश्रेष्ठ ऊन की प्राप्ति इस पुंगल से होती, इसलिए पुंगल भेड़ की एक नस्ल है जिसको बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक ब्रांच है, एक शाखा का नाम भी है। और पुंगल एक कस्बा है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, और यही इस स्थान की राजकुमारी कौन थी? मारू। आगे चले, अगला प्रश्न है साथियों, असंगत छांटिए, गलत कौन सा है इसमें? देखें आप, अभी मैंने आपको कहा था कि अपने जोरावा जो गीत है वो जैसलमेर का, आप बताएं देखिए ये सही है क्या? हाँ भाई, 1.5 साल मारू, सब बता दिया जाएगा। अभी मैं आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा और आप सभी चिंता नहीं करें, हमारी टेक्निकल टीम द्वारा आपको वो वीडियो पब्लिक कर दिया जाएगा और आपको जानकारी दी जाएगी सभी डोला मारू से रिलेटेड। और आज की तरह सभी साथी जरूर लाइव आए रोजाना, और आपको मैं ऐसी ज्ञान की उपलब्धि देना चाहूंगा कि आप उस ज्ञान के माध्यम से अपने पूरे प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे आसानी से। डेली 3 बजे जरूर अपनी रोजाना क्लास रहेगी, तो इस क्लास के सेशन के साथ रोजाना जुड़े। और देखें, अब जोरावा गीत कहाँ का है? जैसलमेर का। ये पूछ रहा हिचकी। हिचकी का मतलब होता है याद आना। ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध, अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र उसे कहते हैं मेवात, ये भी सही है। ये पूछ रहा गोरबंद। अभी मैंने आपसे कहा कि गोरबंद गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी और मारवा। तो ये तीनों ऑप्शन तो अपने क्या थे? सही। ये पूछ रहा असंगत, गलत। इसने पूछा कि रसिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? रसिया गीत, इसको बीकानेर के साथ सम्मिलित कर रखा, क्या सही है? नहीं। रसिया गीत तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में पूर्वी राजस्थान में गाए जाते हैं। पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर, डीग और धौलपुर वाला जो एरिया है, उस क्षेत्र में जो गीत गाते हैं उसका नाम क्या है? रसिया। तो रसिया गीत तो पूर्वी राजस्थान का है और बीकानेर तो पश्चिम में आता, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा साथियों अपने क्या होगा? डी होगा। आगे चले, विवाह के अवसर पर फेरों के समय गाया जाने वाला गीत है। आप आराम से बता पाओगे इस गीत को? हरजस क्या होता? मैंने भी आपसे कहा, लोक देवता की आराधना में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? हरजस। ऐसे लोक देवियों की आराधना में जो गीत गाते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? चिरजा। चिरमी क्या होता? चिरमी एक पौधा होता, और नवविवाहिता जो दुल्हन होती है वो ससुराल में बैठी रहती तो अपने पिता और भाई की प्रतीक्षा में गीत गाती, उसका नाम क्या था? चिरमी। तो इसका जो आंसर होगा, ये विवाह के अवसर पर जब फेरे लिए जाते, फेरे वाले अपन कहते हैं शादी को परिणना, इसलिए गीत का नाम क्या हो गया साथियों अपने? परिणोद गीत। आगे चले साथियों, आपका एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है, शादी के अवसर पर दूल्हे के तोरण पर पहुंचने पर गाया जाने वाला गीत है। जब दूल्हा तोरण पर पहुंच जाता, तोरण मारने वाला, उस समय कौन से गीत गाते हैं? तो दुपट्टा हो सकता है क्या? नहीं। पनिहारी हो सकता है क्या? नहीं। बिहाना। बिहाना का मतलब होता है ब्याह के समय गाए जाना, पर यह तो प्रश्न क्या पूछ रहा? तोरण पर, तो यह भी इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर इसका आंसर तो एक ही बचा, उस गीत का नाम क्या है साथियों अपने? कुकड़लू। तो दूल्हा जब तोरण मारता उस समय जो गीत गाते उस गीत को क्या कहते हैं अपन? कुकड़लू गीत। थोड़ा देखें आप, तोरण जो मारना प्रसिद्ध है वो सारी चीजें देखेंगे। तोरण अपने राजस्थान में विजय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, ये चीज ध्यान रखें, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ। तोरण मारना विजय शक्ति का प्रतीक है। राजस्थान में तोरण मारना अगर पूछा जाए तो जयपुर शहर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर। अब आपको पता, तोरण तो लकड़ी की बनी होती, और लकड़ी से निर्मित कला को अपन कहते हैं काष्ठ कला। क्या कहते हैं? काष्ठ। ये काष्ठ कला अपने राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, इसकी थोड़ी बात कर लेता हूं मैं। ये चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान है साथियों, उसका नाम है बस्सी, वहां की प्रसिद्ध है। सभी अपन हस्तकला में इसको एनालिसिस करेंगे। तो ये विजय शक्ति का प्रतीक है अपने तोरण। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का साथियों। अगला प्रश्न अपने, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता? जब मैं आपको दूसरा प्रश्न सोल्व करवा रहा था तभी इस प्रश्न का उत्तर मैंने आप सभी साथियों को बताया था। इसका ऑप्शन दे रखे मीराबाई, एक अल्लाह जिल्लाबाई, एक ऑप्शन है गौरी देवी, एक ऑप्शन है फल्गुबाई।
देखे देखे आप, मरु कोकिला, मरु कोकिला अगर पूछा रहे साथियों तो इसका आंसर क्या होगा? अल्लाह जिल्ला बाई। तो ये था आज का अपना सेशन साथियों, कैसा रहा एक बार आप सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड कविता, अल्लाह जिला भाई बीकानेर, नीरज बता रहा प्रभात जी सुतार बस्सी चित्तौड़। हाँ नीरज बिल्कुल सही है, सभी जानकारी मैं हस्तकला वाले चैप्टर में देना चाहूंगा, आप चिंता नहीं करें। आगे के जितने भी अपने प्रश्न ऐसे आएंगे टॉपिक वाइज हम लेकर आएंगे, और एक एक टॉपिक को साथियों, एक एक टॉपिक को कम से कम 150 से 200 प्रश्नों में तोड़ा गया, और आपके कल्चर के लगभग 3500 से ज्यादा प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों को ये क्लास रोजाना 3 बजे लाइव क्लास के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। सभी साथी अधिक से अधिक इस लाइव सेशन में जुड़े, और सभी साथियों से मेरा एक विशेष आग्रह है कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन प्रदान करने के लिए आप इस क्लास को जरूर शेयर करें, ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए अधिक से अधिक वीडियो लेकर आ सकूं, और आप अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बना सके। धन्यवाद साथियों।